आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक में बात करने वाला है। वो होता है कि बैंक पैसे कैसे कमाता है। यानी बैंक में जो पैसा हम लोग डिपॉजिट करते हैं तो बैंक वो पैसा का क्या बैंक में सिर्फ रखते हैं कि और भी कुछ करते हैं। तो यानी बैंक मतलब उसका प्रॉफिट क्या होता है, उसमें बैंकिंग सिस्टम का रेवेन्यू मॉडल क्या है, तो बैंकिंग सिस्टम में पूरा ओवरऑल इकोसिस्टम चलता कैसे है, तो ये आज पूरा डिटेल्स में बात करेंगे और इस मिस्ट्री को पूरा सॉल्व करेंगे। तो देर करके चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग जानेंगे बैंक का बिजनेस मॉडल क्या है। ठीक है, तो बैंक का मेन इनकम सोर्स क्या कैसे होता है पहले ये समझते हैं। तो मान लीजिए बैंक में हम लोग पैसा डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए तो वो पैसा हमसे डिपॉजिट फॉर्म में लेते हैं, दूसरे को लोन फॉर्म में देते हैं। तो उसका बीच में जो इंटरेस्ट का जो मार्जिन रहता है वही आपका प्रॉफिट, बैंक वालों का प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल की तरफ समझते। मान लीजिए आपने 100 रुपया बैंक में डिपॉजिट किया, आपको इंटरेस्ट मिलता है एनुअली 4%, यानी आपको 1 साल के बाद मिलेगा 104 रुपया। ठीक है, बैंक उस पैसे को क्या करते हैं, दूसरे लोगों को लोन फॉर्म में देता है। ठीक है, इसका इंटरेस्ट मार्जिन रहता है 8 से 10% के आसपास। ठीक है, तो मान लीजिए हम 10% ले लेते हैं। वो जो आदमी को पैसा दिया है लोन फॉर्म में, तो उसको बैंक को लौटाया कितना, 110 रुपये 1 साल के बाद। तो आपको मिलेगा 104 रुपया और उसको वो दे रहा है 110 रुपया। तो वो बीच का जो 6 रुपया मतलब डिफरेंस है, मतलब 110 माइनस 104 यानी 6 रुपया, वो हो गया बैंक का एक्चुअल प्रॉफिट। ये हो गया बैंक का बेसिक बिजनेस मॉडल। इंटरेस्ट मार्जिन का छोड़कर भी बैंक का और भी इनकम सोर्स रहता है। जैसे हो गया मिनिमम बैलेंस अगर मेंटेनेंस नहीं किया तो बैंक वालों को एक चार्जेस आपको पेमेंट करना पड़ता है। एटीएम विथड्रॉल, मान लीजिए आप बैंक में जितना आपका एटीएम कार्ड का लिमिट है उससे ज्यादा अगर आपने पैसा विथड्रॉ किया ज्यादा टाइम तक, तो आप भी उसको पेमेंट करना पड़ता है। जैसे हर बैंक ने एक 5 महीने में 5 बार आपको एटीएम से कैश विथड्रॉ करने देता है, लेकिन उससे ज्यादा आप किए तब भी आपको फीस पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, तीसरा होता है डेबिट कार्ड एंड चेक बुक का जो एनुअल फीस रहता है वो भी आपको पेमेंट करना पड़ता है। चौथा होता है कि आप अगर कोई मान लीजिए कोई लेट पेमेंट, क्रेडिट कार्ड जो यूज किया, ठीक है, उसका अगर पेमेंट आप सही टाइम पे नहीं किया, अगर लेट पेमेंट किया तब भी आपको पेमेंट करना पड़ता है। अगर कोई लोन लेता है तो लोन प्रोसेसिंग फीस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फीस, ये सब फीस तो उसके पास रहता ही रहता है। तीसरा होता है इंटरचेंजेस फीस। ये क्या होता है, मान लीजिए आपने कोई कस्टमर अगर किसी मर्चेंट को वो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपी के थ्रू। ठीक है, तो मर्चेंट ने जो पेमेंट किया तो उस पेमेंट रिसीव करने का कुछ हिस्सा बैंक वालों को देना पड़ता है। ठीक है, तो ये होता है बैंक वालों का एक अलग इनकम सोर्स। मान लीजिए आपने कोई ग्रोसरी 1000 रुपये पेमेंट किया, ठीक है, फोन पे या यूपीआई या क्रेडिट कार्ड कुछ भी से, लेकिन वो जो 1000 रुपये पेमेंट किया ना उसका अगर 1% बैंक वालों को देना पड़ेगा तो मतलब 10 रुपया। ये डिपेंड करता है अलग अलग सेक्टर वाइज। तो ये उसका एक इनकम सोर्स रहता है। ठीक है, बैंक का अदर जो सबसे बड़ा इनकम सोर्स रहता है वो होता है इन्वेस्टमेंट इनकम। यानी बैंक ने अगर किसी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज के ऊपर इन्वेस्टमेंट करता है तो उसका जो रिटर्न आता है वो एक अलग तरीके से उसका इनकम रहता है। मान लीजिए गवर्नमेंट बॉन्ड के ऊपर वो 10 करोड़ इन्वेस्ट करता है तो उसका आने वाला जो रिटर्न है वो उसका सबसे बड़ा मेन इनकम सोर्स बनता है। दूसरा होता है डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम वो होता है, मान लीजिए कोई शेयर के ऊपर इन्वेस्ट करता है, ठीक है, तो वो उसका आने वाला जो रेगुलर डिविडेंड होता है वो उसका एक रेगुलर इनकम सोर्स बनता है। तीसरा होता है आपका रेंटल इनकम। मान लीजिए बैंक के पास कुछ प्रॉपर्टी है जो उसका अभी काम नहीं आ रहा है लेकिन वो दूसरे वाले को रेंट पे देता है, तो उसमें भी एक रेंटल इनकम उसका आते रहता है। मान लीजिए बैंक ने किसी दूसरे को स्टॉक एंड ब्रोकरेज में सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसमें भी उसका एक इनकम सोर्स रहता है। और फॉरेक्स एक्सचेंज, मान लीजिए कोई करेंसी एक करेंसी से दूसरा करेंसी से कन्वर्ट करना हो तो उसका जो चार्जेस रहता है वो भी उसका एक इनकम सोर्स बनता है। तो ये हो गया बैंक का पूरा ओवरऑल इनकम सोर्स। बैंक का जितना ज्यादा इनकम आता है उतना ही ज्यादा उसका रिस्क भी रहता है। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे बैंक के रिस्क के बारे में। फर्स्ट आता है क्रेडिट रिस्क। मान लीजिए बैंक ने किसी दूसरे पर्सन को लोन दिया, ठीक है, तो वो अगर बैंक को वो इंटरेस्ट समझ नहीं लौटाया तो बैंक का एक लॉस रहता है। दूसरा आता है मार्केट रिस्क। मार्केट में चलते बैंक ने किसी दूसरे मार्केट में यानी शेयर मार्केट यानी म्यूचुअल फंड और भी गवर्नमेंट बॉन्ड की तरह वो इन्वेस्ट करता है, ठीक है, उसका वैल्यू अगर डिक्रीज हो जाता है तब भी बैंक को एक लॉस झेलना पड़ता है। तीसरा आता है ऑपरेशनल रिस्क। मान लीजिए बैंक के अंदर कुछ इंटरनल टेक्निकल इशू आ जाता है तो उसके चलते उसका लॉस भी फेस करना पड़ता है। चौथा आता है लिक्विडिटी रिस्क।
मान लीजिए बैंक के पास कभी कभी ऐसा भी टाइम आता है जो बैंक के पास लिक्विडिटी नहीं रहता है, तो उस सिनेरियो में चलता है अगर बैंक ने हर कोई जनता उसके अमाउंट अगर निकलना चाहे तो बैंक एक प्रॉब्लम फेस कर सकता है। ये भी एक सिनेरियो रहता है। 5 नंबर पर आता है एक्सपेंसेस। बैंक के चलते जो बैंक के जो एम्प्लॉय होता है उसको सैलरी देना हो, और भी बैंक के जो इलेक्ट्रिसिटी बिजली का बिल जो खर्चा हो, ये एक सिनेरियो रहता है, ये खर्चा रहता है, उसको भी उसको मैनेज करना पड़ता है। कोई ब्रांच अगर रिपेयर करना है उस सिनेरियो में उसको भी खर्चा करना पड़ता है। ये सब कुछ उसको मेंटेनेंस करना पड़ता है। तो यही है आज का पूरा ओवरऑल वीडियो। आज हम लोग पूरा बैंक के डिटेल्स में जाने, बैंक का बिजनेस मॉडल क्या है, बैंक प्रॉफिट कैसे कमाता है, और उसका चलते आगे पीछे क्या क्या सिनेरियो रहता है, क्या रिस्क उसका मैनेज करना पड़ता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब बिल्कुल मत भूलना। और ऐसी फाइनेंशियल वीडियो और भी जानने के लिए स्क्रीन पे दिया हुआ ये वाला वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।